उन दुइयों को उनके घर छोड़ा। अच्छी तरह सोच लीजिए दादा। हम सोच लिया। तुम्हारा मन जब तक चाहता है तुम यहाँ रह सकती हो, चाहो तो हम अभी जाकर तुम्हारा सामान ले आते हैं। थैंक्स पूजा, मुझे तुम्हारे सहारे की सख्त जरूरत है। इस एक नाथ को टेढ़ी खीर को सीधी करना आता है, समझ गए? और बाकी सारी चीजें ठीक कर लेगा। तुम अंदर जा करके तस्वीरें लेकर आओगे, ये बाहर तुम्हारा इंतजार करेगा, राइट? छोटा साहेब और बहुत छोटा सा मेम साहेब, आ जाइए। भैया ठीक तुम्हारा बच्चा। मीनू, जिस राजीव की वो लोग बात कर रहे हैं, क्या ये वही राजीव है? आर यू श्योर? हाँ, फोन पर मेरे रिश्तेदारों ने मुझे जो बताया उसके हिसाब से तो राजीव ही लगता है, कोई शक ही नहीं है। तो ऋषभ की तरफ से कोई खबर नहीं आई? तो फिर मैं करण और महन से मिलने जा रहा हूं। क्यों? उनकी बेतुके शर्तें मानने? मां, उन शर्तों से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इस वक्त। लेकिन तू इसका अंजाम जानता है? हाँ, जानता हूं। नेहा और निहाल वापस घर आ जाएंगे और तुम्हारा घर छूट जाएगा। अरे श्वेतलाना, मुझे तो इसकी बहुत पुरानी आदत है। नेहा और निहाल को नहीं है ना? उन बच्चों की तो अभी उतनी उम्र भी नहीं है जितने साल मैं बेघर-बार जिंदगी काट चुका हूं। एक खाई भरने के लिए जिंदगी में दूसरी खाई बना लेना, क्या ये कोई तरीका है? श्वेतलाना, एक बात तो जान लो, जो मैं आज समझ पाया हूं, हम लोगों की जिंदगी में शुरू से ही एक खाई साथ साथ चलती रही है, जो कभी तुम्हारे और मेरे बीच में आ जाती है, कभी तुम्हारे और नेहा निहाल के बीच में आ जाती है, और कभी मां और बेटे के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। और उस खाई की खुराक हम लोगों का कोई ना कोई रिश्ता ही होता है, तो उसे उसकी खुराक मिलती रहनी चाहिए ना? ए श्वेतलाना, अरे तेरे इस भाई के लिए उन शर्तों का अंजाम बर्दाश्त करना बहुत आसान होगा, लेकिन इस बहन के लिए अपने भाई से फिर जुदा हो जाना बहुत मुश्किल होगा। अगर वो बहन ये जान जाए कि उसका भाई जो कुछ भी कर रहा है वो अपनी खुशी से कर रहा है, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। देखो श्वेतलाना, मेरा बॉम्बे आने का मकसद यही था ना कि मैं, जो एक भाई और बेटे की जिम्मेदारियों से भागा हुआ था, आज मुझे वो जिम्मेदारियां पूरी करने का मौका मिल रहा है, तो मुझे वो जिम्मेदारियां पूरी करने दो। लेकिन बेटे, तुझे ये सौदा कहीं महंगा ना पड़ जाए। नहीं मां, मैं जितनी जल्दी हो सके नेहा और निहाल को वापस लाना चाहता हूं। अगर मैंने वहां पहुंचने में कहीं देर कर दी तो कहीं ऐसा ना हो कि बात बिगड़ जाए। जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है लेनिन, और कोई रास्ता होगा ना? नहीं श्वेतलाना, और कोई चारा नहीं, और कोई चारा है ही नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूं। लेकिन बेटे, तू एक बार उनसे बात करके तो देख ले, शायद वो अपनी शर्तें कम कर दे। नहीं मां, अगर मैंने वहां पहुंचने में देर कर दी तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो कुछ शर्तें और बढ़ा दे। इत्तेफाक से उनके हाथ में मेरे सींग आ गए और वो इस मौके से पूरा फायदा निचोड़ लेना चाहते। मुझे माफ करो लेनिन, इस कदर जो तुम्हें उनके सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं। श्वेतलाना, अब तुम वही गलती कर रही है जो गलती मैं करता चला है। मैंने इस लड़ाई को अपनी जाती लड़ाई बना लिया था। गलत किया था मैंने। वो लड़ाई मुझे तुम्हारे मकसद के हिसाब से लड़नी चाहिए थी, जिसके लिए मैं बॉम्बे आया था।
अपनी जीत हार को ना देखते हुए तुम्हारी खुशी और दर्द के हिसाब से मुझे ये लड़ाई लड़नी चाहिए थी। अच्छा मां, चलता हूं। अब शायद वापस ना आ सकूं, सीधे ही। उस वक्त तो बिना बताए गया था, अब तो मुझे बताकर जा रहा है। पता नहीं तब दर्द ज्यादा था या आज कम है। निहाल, डियर रक्षंदा, कैसी हो? उम्मीद है कि जिंदगी की मेहरबानियों और अपनी मोहब्बत में पूरी तरह मशगूल हो। तुम दोस्तों की दुआओं का असर है कि जिंदगी थोड़ी मुश्किल से भी मेहरबान हो गई। मम्मी की तबीयत बेहतर है। और हाँ रक्षंदा, मैं 1 महीने के बाद बॉम्बे आ रही हूँ। अपनी जिंदगी को तुम्हारे पास जिस मोड़ पर छोड़कर गई थी, आज तक उसी मोड़ पर खड़ी है। अब अपनी खुशियों से थोड़ी फुर्सत निकाल कर अपने आसपास मेरे लिए जगह बनाना शुरू कर दो। करण से कहना कि वो तुम्हें प्यार करना थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा कम कर दे। और हाँ, त्यागी से मुलाकात हो तो कहना उसकी शिवानी दिल में वही जज्बात सलामत लिए आ रही है। तुम्हारी शिवानी। शिवानी, फासले से तो हर चीज हसीन लगती है। मेरे इर्द गिर्द जो जगह तुम खाली छोड़ गई, उस पर मेरे पिछले दर्द ने आके कब्जा कर लिया। शिवानी, कौन है? रक्षंदा। करण, तुम सो रही थी? नहीं, मैं शिवानी की चिट्ठी पढ़ रही थी। तो दरवाजा क्यों नहीं खोला? करण, एक्चुअली नहीं, अब ये बहाना नहीं बनाना कि इतना डूब गई थी चिट्ठी में कि तुम्हें घंटी सुनाई नहीं थी। करण, मैं बहाने क्यों बनाऊंगी? आई डोंट नो, मुझे क्या पता। आजकल हर बात में तुम ऐसी बहाने बनाती रहती हो। पता नहीं तुम बेकार में क्या क्या सोचने लगते हो। बेकार में कुछ नहीं सोचता हूं। आज तक तुम पर मैंने कोई गलत इल्जाम नहीं लगाया, तुम जानती हो। इसका मतलब है कि आज तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? बेशक इल्जाम लगा रहा हूं। चंद दिनों से देख रहा हूं तुम्हारा बर्ताव कुछ बदल सा है। कैसा बदलाव? तुम्हारा बर्ताव हमारे बीच में फासला बनता जा रहा है। पता नहीं तुम क्या वजह है। मैं ये वजह जानने आया हूं। अब ये अभी दरवाजा नहीं खोल रही। ठीक है, चिट्ठी पढ़ रही हो तो इसका ये तो नहीं कि शिवानी 1 महीने में लौट कर आ रही है। करण, शिवानी की बात नहीं हो रही। करण, जब शिवानी लौट आएगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मानती हूँ कि मेरा बर्ताव तुम्हारी तरफ बदल गया था, जिसकी वजह तुम्हारी मसरूफियत और मेरी तन्हाई थी। लेकिन जब शिवानी वापस आ जाएगी तब इस घर का अकेलापन दूर हो जाएगा। करण, और तुम भी आजकल मुझे अपने इल्जामों के कटोरे में खड़ा कर देते हो। रो मत बेटे, अब तो दोनों बच्चे आ गए। कैसे हो तुम दोनों? सत्याना, डोंट वरी, बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। इधर आओ मेरे पास। अपने मामा के गले लगकर बताओ कि तुम दोनों ठीक हो या नहीं। मामा, हम ठीक है। बहुत सही वक्त पर आ गए बेटा। अगर तुम नहीं आते तो आज तुम्हारे मामा को नफरत के सामने घुटने टेकने पड़ते। थैंक यू वेरी मच ऋषभ। सत्याना, कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर आज मैं बच्चों को घर ना ला पाता तो खुद अपनी नजरों में गिर जाता, क्योंकि आखिर ये सब हुआ मेरी वजह से। ऋषभ बेटे, अगर तुम थोड़ी भी देर कर देते तो यहाँ बहुत देर हो जाती। हाँ माँ जी, दरअसल मेरे एतबार ने थोड़ी ज्यादा मोहलत ले ली थी। मुझे लगा ही नहीं था कि बच्चों को घर लाने में इतना वक्त लग जाएगा।
फिर भी तुम सही वक्त पर आ गए ऋषभ, वरना पर बहुत बड़ी आफत आने वाली थी। हाँ ऋषभ, जब तुम्हें बच्चों को लाने में देर लग रही थी तो ने सोचा कि महेन और करण के यहाँ जाकर तस्वीरें हासिल कर ले। वो लोग उन तस्वीरों के बदले उनकी जिंदगी मांग रहे थे और ये अभी वहां जाने ही वाला था। तो तुमने दोहरा एहसान किया ऋषभ, नेहा और नेहाल को भी वापस लाए और को जेल जाने से बचा लिया तुमने। तुम्हें भी ऋषभ का शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। ओह प्लीज स्वेतलाना, जब मुझे किसी का शुक्रिया अदा नहीं चाहिए तो तुम बेकार में इससे शुक्रिया क्यों अदा करवा रही हो? अगर किसी को शुक्रिया नहीं भी चाहिए तो भी मैं शुक्रिया तो कहूंगा ही। शुक्रिया ऋषभ। अपना शुक्रिया अपने पास रखो, समझे? आज और वो भी अभी ये नाटक ना शुरू करो तो अच्छा है। मैंने कुछ शुरू नहीं किया। ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये तमाशा तुमने शुरू किया है। क्या हुआ ऋषभ? कुछ नहीं, वो पिछले दिनों के तनाव की वजह से शायद परेशान है। जाओ ऋषभ, तुम घर जाकर आराम करो। नहीं लेनिन, अब तो मैं तुम्हारा जीना हराम करने के बाद ही आराम करूंगा। गनीमत जानो कि हमने तुम्हारे उस त्यागी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, वरना वो जेल में सड़ रहा होता। उसने जो हरकत की, त्यागी ने ये हरकत सिर्फ तुम्हारी हरकतों की वजह से की है लेनिन। त्यागी मजबूर था और उसे मजबूर करने वाला कोई और नहीं, तुम थे। लेकिन हुआ क्या है ऋषभ? तुम जानना चाहती हो कि हुआ क्या है स्वेतलाना? तो सुनो, देविका के साथ मिलकर तुम्हारा ये भाई एक षड्यंत्र रच रहा था जिसमें वो त्यागी और एकनाथ को गोदाम में लगी आग का जिम्मेदार ठहराना चाहता था, और इसी वजह से वो तस्वीर इस हादसे का अहम हिस्सा बन गई। ऋषभ, ये सब जानने के बाद भी कि त्यागी ने तुम्हारे भाई बहन नेहा नेहाल को किडनैप किया, हम सबको इतनी परेशानी उठानी पड़ी, और यहां तक कि इतने दिन मैं सांस रोककर जीती रही, तभी भी त्यागी के लिए तुम्हारा प्यार रत्ती भर कम भी नहीं हुआ। यकीन जानो स्वेतलाना, त्यागी ने यह सब एक मजबूरी में किया है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो अभी तक जेल की सलाखों के पीछे पड़ा सड़ रहा होता। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो बच्चों से पूछो, उसने इन दोनों को पलकों पर बिठा के रखा था। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ ऋषभ। मैं तो सब कुछ भूल जाने की कोशिश करूंगा स्वेतलाना, लेकिन अपने इस भाई को एक बात हमेशा याद दिलवाते रहना। मैं त्यागी से एक वादा करके आया हूं, गोदाम में लगी आग से त्यागी का नाम नहीं जोड़ा जाएगा, और अगर इस बार किसी ने भी त्यागी को जेल में भिजवाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फोन क्यों नहीं उठा रही हो? नहीं करण, बजने दो। क्यों? मैंने कहा ना बजने दो। बेसिर पैर की बात करो और मैं मानता हूं। देखो किसका। हेलो रक्षंदा, इस भरम में मत रहना कि फोन ना उठाकर तुम मुझे टाल पाओगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी हरकतों को मैं नहीं जानता, ये तुमने दूसरी गलतफहमी पाल रखी है। कौन है तुम्हारे साथ? किसकी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे सामने खड़ा आदमी तुम्हें नजर नहीं आ रहा, पर मुझे यहाँ से नजर आ रहा है। वो क्या ना, एक ही ऑफिस में काम करते हैं। ऑफिस में ऐसा क्या काम आ पड़ा कि घर पर उससे गले मिल रही हो? रक्षंदा, अपनी लीलाओं से बाज आ जाओ, वरना खामखा कोई बेकसूर अपनी जान गंवा बैठेगी। मेरा सर फिर गया ना तो तुम्हारे साथ उसकी भी जान ले लूं। हेलो, कौन है? क्या चाहिए? हेलो, किसका फोन था? किससे बात कर रही थी? क्या सफाई दे रही थी? जवाब दो। चिल्लाओ मत करण। रक्षंदा, मैं तुमसे इतना भी नहीं पूछ सकता? पूछने का एक तरीका होता है। मुझे तरीका तब सिखाना जब तुम अपने तरीके ठीक कर लो रक्षंदा। आजकल तुम गड़बड़ करती हो, मैं देख रहा हूं। मेरे सवालों का जवाब देने से कतराती हो तुम। ये क्या मनमानी कर रही हो? करण, मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक है या नहीं? प्लीज अपनी पाबंदियां मुझ पर मत थोपो। तुम्हारी बंदिशें मुझे मंजूर नहीं है। प्लीज चले जाओ यहाँ से करण। रक्षंदा, तुम रिश्ते को... मुझे कोई रिश्ता नहीं चाहिए। क्यों सब लोग मेरी हस्ती मिटाने पर तुले हो? I say please leave me alone. Get out from here.
तो उसे रोता हुआ छोड़ा है? गुस्सा समेट के आ रहा हूं। कुछ देर और बैठा होता तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता। देख बेटा, ऐसे नाजुक लम्हों में ना गुस्सा नहीं करते हैं, बल्कि प्यार से समझाते हैं, बातें करते हैं। अरे इतनी बार पूछा क्या बात है? साफ जाहिर है उसके चेहरे से कि किसी बात से वो परेशान है, लेकिन जितनी बार पूछो उतनी बार टाल जाती है। रक्षंदा ने अपने प्यार का हक जो तुझे दे दिया है ना, इसलिए तो जनाब गुस्से में है कि वो अपनी परेशानी तुझे बता क्यों नहीं रही है। बेटा, वो दर्जे को भूल कर ना कभी कभी दोस्त हमदर्द बनना चाहिए। जाके और एक बार पूछ ले। कितनी बार जाके पूछूं उससे? जब तक वो माने ना, बताए ना, पूछते जा। मेरे ख्याल से आप जाके उससे पूछिए। शायद कोई ऐसी परेशानी है वो मुझसे नहीं कह सकती। वैसे पिछले कुछ दिनों से मुझे भी वो कुछ परेशान सी लग रही थी, कुछ खोई खोई सी, कुछ कंफ्यूज सी। ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में नहीं, मैं महसूस कर रहा हूं। मैंने भी कई दिनों से देखा है कि वो मेरे पास होते हुए भी मेरे पास नहीं है। ठीक है, मैं उससे जाके बात करूंगी। शीला, मैं नीतू के बारे में सोच के सचमुच बहुत परेशान हूँ। पता नहीं। गुड इवनिंग महेन। गुड इवनिंग निशी। सिट डाउन। महेन, निशी तुमसे कोई जरूरी बात करना चाहती है। निशी किस सिलसिले में बात करना चाहती है मैं जानता हूँ, और मैं उस सिलसिले में बात नहीं करना चाहता। कमाल है महीन, तुम तो अंतर्यामी हो गए। अच्छा मुझे बताओ, मैं किस सिलसिले में बात करना चाहती हूँ? राजीव कोहली। ओह गॉड महीन, धिक्कार हो मुझ पे अगर इस वक्त मुझे नीतू के अलावा और कुछ सूझ रहा हो। देखो महीन, मैं जानती हूँ तुम्हारी जिंदगी में बहुत से अहम मुद्दे हैं, लेकिन मेरी जिंदगी के दो ही सहारे हैं, एक ऋतु और नीतू। और इस वक्त नीतू जेल में है। मैं उस सिलसिले में तुमसे बात करने आई हूँ। आई एम सॉरी। कहो क्या कहना चाहती है? महेन, निशी भी उसी बात की शिकायत करना चाहती है जिसकी शिकायत मैंने तुमसे एक दिन की थी। इस दौरान तुम इतनी ज्यादा शिकायतें करती जा रही हो। कौन सी शिकायत की बात कर रही हो पता नहीं। ओह गॉड महीन, रिलैक्स ओके। मैं एडवोकेट खिलनानी की बात कर रही हूँ। एडवोकेट खिलनानी? तुम सबको खिलनानी से एतराज क्या है? देखो महेन, अगर सारे लोगों को उसे एतराज है ना, तो यकीनन ये तुम्हारे सोचने की ही बात है। और मैं तुम्हें कह रही हूँ, ये खिलनानी वाला मिस्टेक जो तुम करोगे ना, तुम जिंदगी भर पछताओगे उसके लिए। खैर, पछता तो मैं अब भी रहा हूँ। लगता है कि तुम सबको मुझ पर से एतबार हट गया है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो महेन। अगर तुम नीतू को जाकर जेल में देखोगे तो तुम्हें अपने ऊपर से भी एतबार हट जाएगा। अच्छा महेन, एक बात जरा सोच समझ कर बताओ तो, ये जो तुमने इतने बड़े वकील को नीतू का केस सौंपा है, ये तुमने खुद तलाश किया था या किसी का सुझाव था? एडवोकेट बंसल का सुझाव था। क्या? तुम अच्छी तरह जानते हो किस किस्म का आदमी है, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारे डाइवोर्स के दौरान उसने मुझे कितनी उल्टी पट्टी पड़ाई थी। और तुम जानते हो इस वक्त वो किसका खास आदमी बना हुआ है? जानता हूँ, करण का ना। और करण तुम्हारे खिलाफ क्या क्या रच रहा है, इसका तो तुम्हें कोई अंदाजा ही नहीं है ना। महेन, खिलनानी को तुम पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, और ये बहुत बड़ी साजिश है, और इसका सबसे बुरा असर नीतू के केस पर पड़ेगा। जरा सोचो महेन, किस तरह चिकनी चुपड़ी बातें करके उसने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया है। महेन, जरा याद करो, जब श्वेतलाना चेयरमैन बनी थी उस वक्त भी उसने यही तरीके अपनाए थे। अरे वो बहुत ही खुदगर्ज इंसान है। वो जो कुछ भी करता है सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए। मैंने तो तुम्हें बताया था ना किस तरह सिल्वर एस्टेट को हथियाने के लिए उसने रंजना देवी को अपना हथियार बनाया था। अब ये भी तो हो सकता है ना कि नीतू का केस खिलनानी को सौंपकर वो फिर तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाम अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला एक हाथ सोने की छड़ी